तो कब केजरीवाल को जेल भेज रहे हैं? इस देश की राजनीति बहुत जल्द वो दिन भी देखेगी जब भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ने के लिए एक आदमी आया और वो स्वयं भ्रष्टाचारी के रूप में तिहाड़ के अंदर एंट्री करेगा। वो तो कहते मैंने रिनोवेशन करवाया, इसमें अगर सरकारी मकान में कोई दिक्कत है। गूगल मैप देख लो। आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं कि अरविंद केजरीवाल मीडिया का कैमरा या जनता का कोई भी कैमरा एक बार अंदर जाने दे। जिस दिन कैमरा अंदर चला गया उस दिन केजरीवाल के भ्रष्टाचार का नंगा नाच दिल्ली और देश की जनता के सामने आ जाएगा। अनुराग भाई, केंद्र में क्या होगा 2024 में? इंडिया आ गया है, इंडी गठबंधन कह देता हूं आपकी संतुष्टि के लिए। नहीं, मेरी संतुष्टि क्या है यही तो लिखने से गधा काम थोड़ी करने लगेगा। गधा तो गधा ही है। पूरे अलायंस को आप गधा कह रहे हैं? पूरा अलायंस एक लाइन में आपको बता देता हूँ, ये है बच्चा बचाओ गठबंधन। लेकिन आपका और हमारा बच्चा बचे, इसके लिए भारत की जनता को पता है किसके साथ खड़ा होना है, और उसी की ये लड़ाई है 2024 की, कि इनके बच्चों के लिए या देश के बच्चों के लिए। आप ये भरोसा दिलाते हैं दिल्ली वालों को कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो यमुना साफ हो जाएगी? केजरीवाल ने तो हजारों करोड़ खर्च कर दिया। अहमदाबाद की साबरमती को देख लीजिए और दिल्ली की यमुना को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि राजनीति साफ होती है तो नदी कैसी होती है, और राजनीति गंदी होती है तो नदी कैसी होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। द बिग बेंच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वादे के मुताबिक द बिग डायलॉग में आज फिर एक कद्दावर और बड़े मेहमान के साथ हम हाजिर हो गए हैं। बात करेंगे उनसे, और मेहमान कौन है ये बताने से पहले आपको ये बता देना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप जानते हैं कि देश में चुनावी माहौल हमेशा सरगर्म रहता है। अभी भी देखिए 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, और ऐसे में छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, और सबसे बड़ी बात 2024 सामने आ रहा है। 2024 में सत्ता की लड़ाई हो, ये बेहद दिलचस्प है। ऐसे में अगर कोई एक पार्टी है जिसके सामने बहुत बड़ी चुनौती भी है और वो बहुत रोमांचित भी है, तो वो है कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ। और बीजेपी में अगर बोलने वाले वक्ताओं की बात की जाए बेबाकी से, तो आप कितने लोगों के नाम उंगलियों पर गिन सकते हैं, और कितने लोगों के नाम आपको याद आएंगे? बेशक उनमें से एक नाम कपिल मिश्रा का निश्चित तौर पर होगा, जो आज द बिग डायलॉग में हमारे मेहमान हैं। बहुत बहुत आभार अनुराग जी। पहली बार आप लोगों से ज्यादा बोला हूं मैं। नहीं, पहली बार नहीं, हम तो आप ही को सुन रहे हैं इतने टाइम से। तो लेकिन आप ज़्यादा नहीं बोलते, आप बोल देते हो जो बोलने वाली चीज़ है। अच्छा। और आपको सुनना अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरे सवाल तीखे रहेंगे आपके। इस तरीके से आपने जिस तरीके से मुझे प्लीज़ किया, तो मैं ऐसा नहीं कि कपिल भाई करके, और मैं आपसे, अगर आप कपिल भाई करने वाले होते तो हम दोनों बैठे ही नहीं होते, क्योंकि मेरे को भी मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ सही बात है, मीठा खाना भी नहीं चाहिए। अब आप, हम और आप दोनों 35 से ऊपर पहुंच चुके हैं। हाँ। 35 के बाद नमक मीठा दोनों बंद कर देना। नमक भी चलो। और क्या क्या छुटवाओगे आप? नहीं बताइए। तो, देखो, आम आदमी पार्टी आपने छोड़ी थी, मैंने नहीं छुटवाई थी। हाँ बिल्कुल सही। मैं तो सिर्फ नमक और चीनी की बात कर रहा हूँ। सुना तो आपको भी था मैंने वो छोड़ने से पहले। हाँ, आप ट्विटर पर बाकायदा मुझे जवाब। हाँ बिल्कुल। खैर वो देखिए, आपकी पार्टी के प्रति निष्ठा थी और मेरी अपने काम के प्रति बिल्कुल। लेकिन जो मैं कहता था वो आपने भी महसूस किया, नहीं तो आप आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं होते। सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हालचाल पूछकर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कपिल मिश्रा का नाम हमने सबसे पहले आम आदमी पार्टी के जरिए से ही सुना। जनता के पब्लिक डोमेन में जो कपिल मिश्रा का नाम आया, आप न केवल विधायक बने बल्कि कैबिनेट में भी आए केजरीवाल की। आम आदमी आप थे, और आम आदमी के रूप में पार्टी ने इतना ऊंचा स्थान प्राप्त किया कि वो दिल्ली पर कब्जा कर लिया उसने। और कब्जा भी कैसे किया? 15 साल कांग्रेस का शासन ध्वस्त करके। ये एक बहुत बड़ी बात थी। आप लोग कितने ऊर्जा से भरे रहे होंगे समझा जा सकता है। क्या हुआ अचानक से उस एनर्जी लेवल का? एक एक करके सिपे सालार गिरते चले गए, कुछ दाएं हो गए, कुछ बाएं हो गए। आप जैसे लोग मुख्य धारा में आ गए, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ऐसा क्यों हुआ? आम आदमी पार्टी में इतना विध्वंस क्यों हुआ? नहीं देखिए, ऊर्जा में जब सात्विकता होती है तो निर्माण होता है, और ऊर्जा में जब आसुरिक ऊर्जा हो जाती है तो विध्वंस होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सात्विक आंदोलन में आसुरिक लालसा उसका कब्जा हो गया, और उसका परिणाम है विध्वंस, और वो विध्वंस के बाद उसकी जो गति है वो तिहाड़ है। तो वो अपनी गति को स्वतः ही प्राप्त हो रहे हैं, और वही आपने और हमने सबने देखा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि मेरा सार्वजनिक जीवन या फिर
चर्चा में भी जो लोगों का देखा सुना वो आम आदमी पार्टी नहीं है। पहला मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के अगेंस्ट एक किताब भी लिखी थी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ, और आंदोलन खड़ा किया था दिल्ली में जेसिका लाल हत्याकांड के समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से मेरे एक सार्वजनिक जीवन की एक शुरुआत, छोटी ही सही लेकिन शुरुआत आंदोलन से ही थी। जेसिका लाल हत्याकांड पब्लिक डोमेन में कपिल मिश्रा को लोगों ने लेकिन हाँ ज़्यादा दिखाई, क्योंकि राजनीति ज़्यादा चर्चा में भी रहती है और दिखती ज़्यादा है, तो राजनीति में आने के बाद डेफिनेटली ज़्यादा लोगों से संपर्क हुआ। आपने तिहाड़ का नाम लिया, नंबर 3 तिहाड़ में है, नंबर 2 जेल में है, लेकिन 2017 से आप भी बाकायदा एक मिशन पर हैं कि भाई इनको जेल भेज के रहूँगा। तो पहला मेरा सवाल ये है कि केवल जेल भेजने से क्या होगा, साबित भी तो करना पड़ेगा कि वो जेल जाने लायक हैं। आप देखिए मनीष सिसोदिया के खिलाफ आप कुछ साबित नहीं कर पाए, अब संजय सिंह के खिलाफ भी कुछ साबित नहीं हो पा रहा है। कोर्ट ने भी कह दिया कि भैया सिसोदिया साहब के खिलाफ आप कोई सबूत नहीं दे पाए, बहुत ज़्यादा दिनों तक हम इन्हें नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे जेल भेजने से तो नुकसान आपका है। देखिए अनुराग भाई, ये ना बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि ये बिना सबूत के जेल में है। जो जा रहा है वो आ नहीं रहा। ये तो आपकी कहाँ से आएगा बेचारा? नहीं, सरकार इसमें क्या करेगी, ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट से ही, किसी कोर्ट से, किसी लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, जबरदस्ती हर चोर अपने आप को ईमानदार, किसी चोर ने आज तक बोला है कि वो चोर है? आप मेरे को इस दुनिया का एक भी चोर बता दो जो ये कहता हो कि हाँ मैं चोर हूँ। तो केजरीवाल की पार्टी में तो एक पॉलिसी है, जो जितना बड़ा चोर होगा वो उतनी जोर जोर से चिल्लाएगा। सबसे जोर से चिल्लाने वाला अभी बाहर है, लेकिन उसके बाद जो जितने चिल्लाने वाले थे वो अपनी यथा योग्य गति को प्राप्त हो चुके हैं। जो आपने सवाल पूछा मैं उनका बहुत डिटेल में थोड़ा जवाब देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके दर्शकों की ये गलतफहमी भी दूर होनी चाहिए, अगर किसी के मन में हो कि सबूत नहीं है। संजय सिंह के खिलाफ तो ऐसा सबूत है जिससे बड़ा कोई सबूत ही नहीं हो सकता भ्रष्टाचार का। आतिशी मारलीना ने जब ये पूछा कि नोट कहाँ मिले, पैसे तो मिले नहीं, सोने के बिस्कुट तो मिले नहीं, ये नोटों की गड्डी और सोने के बिस्कुट से भी बड़ा सबूत है संजय सिंह के खिलाफ। संजय सिंह के साथ चलने वाला उनका सहायक विवेक त्यागी, वो शराब माफिया की कंपनी में 20% का शेयर सर्टिफिकेट है। शेयर सर्टिफिकेट है, यानी दिल्ली में अगर 1000 करोड़ की शराब बिकेगी तो 200 करोड़ संजय सिंह के हैं कागज पे। इससे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई सबूत नहीं हो सकता। कितनी तारीख को शेयर ट्रांसफर किया गया, उसके कितने दिन के बाद उस कंपनी को दिल्ली का ठेका दिया गया, कब कब संजय सिंह से मीटिंग हुई, कब संजय सिंह उनको लेके मनीष सिसोदिया से मिलाने गए, कब मनीष और संजय मिलके उनको केजरीवाल से मिलाने, इस सब का डिजिटल रिकॉर्ड है। इनमें से कोई चीज़ छिपी हुई नहीं है। इसीलिए जो जा रहा है वो आ नहीं रहा। कोर्ट ने जो अभी बोला, कोर्ट की टिप्पणी ये नहीं थी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत नहीं है। कोर्ट की टिप्पणी ये थी कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी में पैसे का इस्तेमाल हुआ है, आपने आम आदमी पार्टी के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं किया? और जिसमें ईडी ने ये बोला कि हम आम आदमी पार्टी के ऊपर भी एफआईआर करने जा रहे हैं, क्योंकि पार्टी के अकाउंट की जांच एक अलग विषय हो जाता है। तो ये मीडिया में एक कन्फ्यूजन, क्योंकि केजरीवाल ने मीडिया मैनेजमेंट करने की कोशिश जरूर की है इस मामले में, पर विजय नायर, उनके खिलाफ सबूत है खुद जाके अपने हाथों से पैसा लेना और पैसा डिलीवर करना, हवाला के माध्यम से पैसे को गोवा के चुनाव में इस्तेमाल करना। किस हवाला कंपनी का इस्तेमाल किया गया, कौन से चैनल का इस्तेमाल किया गया, कितनी तारीख को पैसा दिया गया, वो सारे सबूत होने के कारण 1.5 साल से विजय नायर जेल से बाहर नहीं आए हैं। 1.5 साल से सत्येंद्र जैन जेल से बाहर नहीं आए हैं। हवाला, कालाधन, शेल कंपनी, तीनों के एविडेंसेस हैं उनके अगेंस्ट। मनीष सिसोदिया को लगभग 1 साल होने वाला है। मनीष सिसोदिया को किसी कोर्ट से जमानत नहीं मिली। मनीष सिसोदिया के अगर आप एविडेंस चार्जशीट पढ़ेंगे, रिमांड पेपर पढ़ेंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे कि जितनी तारीख को पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उससे ठीक पैसे के ट्रांजैक्शन से 1 मिनट पहले मनीष सिसोदिया एक फ़ोन से बात कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद उस फ़ोन को तोड़ के फेंक दिया जाता है। ये सामने से दिखने वाले सबूत हैं जो छुपाए नहीं जा सकते। कौन से कंप्यूटर पे टाइप किया गया, शराब माफिया के खुद के कंप्यूटर पे दिल्ली की शराब की पॉलिसी टाइप हो रही थी कि सरकार कौन सी पॉलिसी बनाने वाली है, मंत्री के यहाँ नहीं, सरकार में नहीं, माफिया के दफ्तर में वो पॉलिसी बनाई जा रही थी। तो मुझे लगता है कि सबूत भयानक है, सामने से दिख रहे हैं, और इसीलिए एक एक करके सब जेल में जा रहे हैं। 2017 में जब मैंने ये कहा था कि मनीष, सत्येंद्र और केजरीवाल तीनों जेल जाएंगे, तब सबको लगा कि ये एक राजनीतिक आरोप है। लेकिन केजरीवाल ने भी लोगों पे आरोप लगाए, लेकिन उनमें से किसी के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड आपके चैनल में कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की सबसे क्रेडिबल लड़ाइयों में से एक लड़ाई हमने लड़ी है, क्योंकि हमने जिन लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी वो कानूनी रूप में भी लड़ी, और आज वो सब कहीं ना कहीं उसके परिणति की तरफ जा रहे हैं, समाप्ति की तरफ जा रहे हैं। केजरीवाल ने जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, एक के खिलाफ भी केस नहीं किया। हमने जिनके खिलाफ आरोप लगाए वो जेल में हैं,
मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की क्रेडिबिलिटी का अगर कोई पैरामीटर होगा तो इसके अलावा कोई दूसरा पैरामीटर नहीं हो सकता। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि केजरीवाल आरोप लगाते हैं लेकिन कानूनी कार्रवाई नहीं करते। आपने कानूनी कार्रवाई की और लोग जेल में हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बात क्या अचानक से आपको पता चली कि केजरीवाल चोर हैं, बेईमान हैं, मक्कार हैं? आप उनके साथ थे, कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों ने पार्टी बनाई, आप लोगों ने सरकार बनाई, आप लोगों ने मंत्रालय डिस्ट्रीब्यूट किए, आप लोगों ने वीआईपी कल्चर का विरोध किया। अचानक उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल सबके लिए चोर हो गए, कुमार विश्वास के लिए भी चोर हो गए, तमाम लोग जो चोर? देखिए, जब कोई इंसान छल करता है ना अनुराग भाई, छल वो अचानक नहीं करता, लेकिन उसके साथ चलने वाले निश्चल लोगों को अचानक ही किसी दिन पता लगता है कि उनके साथ छल हुआ है। व्यक्तिगत संबंधों में भी ऐसे ही होता है, जो धोखा दे रहा है वो लंबे समय से दे रहा है, लेकिन जब पता लगता है वो तो अचानक ही पता लगता है, क्योंकि जो लोग भरोसा करते हैं उनका भरोसा अचानक ही किसी घटना से टूटता है। तो निश्चित तौर पर चाहे वो कुमार विश्वास हो या मैं हूं या किरण बेदी हो, एक लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है, जाने वालों की भी लंबी लिस्ट है और सुनील गुप्ता जैसे आने वालों की भी। तो आउट गोइंग और इनकमिंग की क्वालिटी देख के आप पता लगा सकते हैं कि वहां पे कौन सी खिचड़ी पकाई जा रही थी। जा कौन लोग रहे हैं और आ कौन लोग रहे हैं, उसको देखकर ही पता लग जाएगा कि वहां पे कौन सी खिचड़ी पक रही है। लेकिन निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि केजरीवाल का भ्रष्ट चरित्र रातों रात नहीं हुआ, लेकिन केजरीवाल के भ्रष्ट चरित्र को देख के चुप ना बैठा जाए, ये निर्णय भी हमने भी फिर ईश्वर के ऊपर छोड़ के लिया कि अब अगर लड़ाई लड़नी है तो फिर उससे ही क्यों ना लड़नी पड़े जिसके साथ मिलकर आंदोलन खड़ा के लड़ेंगे और डंके की चोट पे लड़ेंगे। लेकिन कपिल जी, सवाल तो ये है कि आप लड़ाई लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ रहे हैं, जेन्युइन लड़ रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई का फ़ायदा आपको कहाँ होता हुआ नज़र आ रहा है? दिल्ली की जनता तो मुफ्त पानी मुफ्त बिजली में खुश है, वो तो केजरीवाल में भगवान देख रही है। उनको लगता है कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही, मोदी जी केजरीवाल का मुंह बंद कर रहे हैं, बस इसके बाद कोई सच्चाई नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तो मैं जनता के ऊपर दोष देने वाली पूरी प्रक्रिया को ही थोड़ा सा गलत मानता हूँ। लोकतंत्र में जनता का निर्णय होता है अंत में। तो जनता कोई पानी बिजली के कार्य हो सकता है, जनता कुछ और अपेक्षा कर रही हो, विकल्प की अपेक्षा कर रही हो, एजेंडा की अपेक्षा कर रही हो, नेतृत्व की अपेक्षा कर रही हो, और हमें उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए प्रयास करने होंगे। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जनता को समझ नहीं आ रहा, कि इसका अर्थ ये नहीं है कि जनता को आज अगर आप देखें तो दिल्ली में डीटीसी ड्राइवर्स, डीटीसी के कंडक्टर, डीटीसी के कर्मचारी, अगर आप उनका आंदोलन देखें, ये वोटर थे, कोर वोटर थे। गेस्ट टीचर्स के आंदोलन देखें, ये कोर वोटर थे। आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं का अगर आप रोष देखें, आक्रोश देखें, तो वो कोर वोटर थे। ऑटो वालों से, टैक्सी वालों से अगर आज आप बात करें तो जो उत्साह था, जो उमंग थी, जो एक ये था कि हमारे बीच का कोई आदमी आ रहा है, वो अब बचा नहीं है उस तरह का माहौल। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी का कोर वोट बेस तैयार किया था, आम आदमी पार्टी को सत्ता में पहुंचाने का काम किया था। तो अब एक कार्यकर्ताओं में आम आदमी पार्टी के ओरिजिनल लोगों में ये निराशा की स्थिति तो है। अब इस निराशा से विकल्प की तरफ उनको ले जाना डेफिनेटली एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और मुझे ये लगता है कि हम उस रास्ते पे आगे बढ़ चुके हैं। और अगला विधानसभा का चुनाव, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से हटने जा रहे हैं, वो इस सत्ता में रहेंगे नहीं और हम उनको उखाड़ के दिल्ली की सत्ता से फेंक देंगे। ये हम संकल्पित भी हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है कपिल भाई? आप तो एमसीडी भी हार गए। मतलब अगर एमसीडी बचा पाते तो मैं मान लेता कि चलिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में अगली बार बीजेपी जो है मैं आपको टेक ऑफ करेगी। एमसीडी से पहले एक और इलेक्शन हुआ दिल्ली विधानसभा का। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वोट शेयर के बीच में 14% का गैप था। अगर आम आदमी पार्टी उसी लेवल पर चुनाव वोट पाती जिस लेवल पर उन्होंने विधानसभा में वोट पाया है, तो आम आदमी पार्टी के 220 से 230 सीटें होनी चाहिए थी। आम आदमी पार्टी की 100 के आसपास कुछ ज़्यादा सीटें हैं और हमारी भी उनसे 5 या 10 कम सीटें हैं। वोट का जो गैप है वो 14% से घटकर केवल 3.5% पे रह गया है। और ये तब है जब मनीष सिसोदिया का मामला सामने नहीं आया था, संजय सिंह का मामला सामने नहीं आया था, शीश महल सामने नहीं आया था। उसके पहले का ये 3.5% का वोट शेयर है। तो बिना किसी तीसरी पार्टी के वोट लिए बगैर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच का जो गैप है वो अब लगभग खत्म है। और जो 10-12 सीटों का फर्क नगर निगम में रह गया था, वो 10-12 सीटों का फर्क कोई जो भी दिल्ली की राजनीति को, दिल्ली के मैथमेटिक्स को, दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूएंसी के इक्वेशंस को समझते हैं, इसीलिए नगर निगम जीत के केजरीवाल उत्साहित नहीं है। नगर निगम जीतने के बाद वो चिंतित है, क्योंकि उनको ये समझ में आ गया कि जिन जगहों पर वो सत्येंद्र जैन जहां से विधायक है वहां सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने हारी है। मनीष सिसोदिया जहां से विधायक है वहां केवल 1 सीट जीती है, 200 वोट से, बाकी सारी सीट हारी है। तो इनके मंत्रियों की सीटों पे सारे के सारे निगम के वार्ड आम आदमी पार्टी पराजित हुई है। कैलाश गहलोत सारी सीटें आम आदमी पार्टी आ रही है। तो उनकी नींव हिली हुई है।
कांटे की टक्कर है। और मैं आपको ये कह सकता हूँ इसीलिए क्योंकि दिल्ली की राजनीति को जो भी थोड़ा भी गहराई से देख रहा है वो ये बात समझ सकता है, संजय सिंह के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी सड़क में लोगों को नहीं उतार पाई। मनीष सिसोदिया के जेल में जाने के बाद जिस प्रकार का विशाल प्रदर्शन की उनको उम्मीद थी, 30 लोग बैठे थे। सर पुलिस आपके कैसे उतारे वो सड़क पर लोग? नहीं, पुलिस जब अन्ना आंदोलन होता था तब भी पुलिस किसी और के पास ही थी। जब लोग उतरते हैं तो लोग दिखते हैं, और जब लोग उतरना बंद कर देते हैं तो वो भी कैमरे पे दिखाई देता है, जनता साथ में नहीं है। और ये चिंता की रेखाएं, उनकी लड़खड़ाती हुई जबान और उनकी अभद्र भाषा में दिखाई देती है कि उनको पता है कि अब जनता का साथ छूट रहा है। तो कब केजरीवाल को जेल भेज रहे हैं? RAC 1 RAC 1 है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। आई थिंक मेरे को भी देखो अनुराग भाई ये अंदाजा नहीं था, मैंने एक लंबी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की समझी थी और मुझे लगा था कि भारत की राजनीति में ये सफ़ेद कॉलर वाले पेशेवर अपराधी, इनसे लड़ना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन बजरंग बली ने 6 साल में न्याय दिखाया है। आज लोग चर्चा करने लगे केजरीवाल कब जाएगा, कब जाएगा, कब जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि इस देश की राजनीति बहुत जल्द वो दिन भी देखेगी जब भ्रष्टाचार के नाम पर लड़ने के लिए एक आदमी आया और वो स्वयं भ्रष्टाचारी के रूप में तिहाड़ के अंदर एंट्री करेगा। तारीख देना मेरा काम नहीं है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी मैं नहीं बता सकता, लेकिन ईश्वर का न्याय सुनिश्चित है क्योंकि इन्होंने दिल्ली की माता बहनों को खून के आंसू रुलाए। शायद ये बाकी भ्रष्टाचार से बच जाते, लेकिन जो इन्होंने शराब के घोटाले में किया, जो इन्होंने परिवारों को बर्बाद किया, बेटे और बेटियों को बर्बाद किया, कितनी माता बहनों ने खून के आंसू रोए हैं, उनकी हाय से नहीं बच पाएंगे। चोरी से शायद बच जाते, लेकिन इनकी हाय से नहीं बच पाएंगे। निश्चित तौर पर इसका न्याय यहीं होगा और बहुत जल्दी होगा। आप बेबाकी से केजरीवाल की ईमानदारी की धज्जियां उड़ाते हैं, उधर कुमार विश्वास को भी हमने देखा, वो भी बहुत ब्लंट बोलते हैं, बहुत स्पष्ट बोलते हैं, तू तड़ाक करके बोलते हैं। जाहिर सी बात है कि यंगस्टर रहे, दोनों बचपन के दोस्त रहे हैं तो बोल सकते हैं दोस्ती यारी में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता उतनी कन्विंस क्यों नहीं हो पाती उन बातों से? इतना स्पष्ट आप लोग बोलते हैं, फिर भी जनता के मन में संशय और सवाल रह जाते हैं। मेरे को नहीं लगता कि जनता के मन में केजरीवाल के भ्रष्ट होने को लेकर कोई संशय है। जनता के मन में ये संशय हो सकता है कि हम अगला वोट किसको देंगे, कौन सी नीति पे देंगे, केंद्र में किसको देना है, राज्य में किसको देना है। लेकिन केजरीवाल ईमानदार है, ये दिल्ली में कोई नहीं मानता। केजरीवाल के साथ चलने वाले लोग भी नहीं मानते। केजरीवाल की ईमानदारी अब कि वो ईमानदार नहीं है, ये अब संशय की बात भी नहीं बची है। और ये बात मैं इसलिए बोल सकता हूं कि जब मैं दिल्ली के नगर निगम के चुनावों की प्रचार में सभाओं में भाषण दे रहा था और यही बात बोल रहा था, अगर आज से 5 साल पहले ये बात बोली होती तो जनता के बीच में से लोग खड़े होकर काउंटर करते। लेकिन आप मेरी सभाओं के वीडियो देखना या आजकल जो हम जगह जगह जा रहे हैं, जनता न केवल सुन रही है बल्कि स्वागत कर रही है। केजरीवाल के खिलाफ आरोप होगा, जनता की तरफ से अब काउंटर नहीं हो रहा है, अब जनता सुनना चाहती है इनके भ्रष्टाचार के किस्से। जनता तो सबको सुनने आ जाती है, वोट किसे देती है वो तो वो जनता चुनाव वाले। मैंने तो मानी ना आपकी ये बात, मैं तो आपकी इस बात को काट ही नहीं रहा। और मैंने इसलिए आपको बताया कि 3.5% का वोट गैप अभी बचा हुआ है, लेकिन जो 14% ज़्यादा लोग आम आदमी पार्टी को वोट देते थे वो वोट नहीं दे रहे हैं अब लगभग हम। और उसमें एक इक्वेशन है, एक खास समाज बिना मुद्दे के भी वोट देता है। उस समाज को किसी मुद्दे से मतलब नहीं है, जो भाजपा को हराएगा उसको वोट दे दो। लोकसभा में किसी को दे दो, दिल्ली में लोकसभा में कांग्रेस को दे दो, विधानसभा में केजरीवाल को दे दो, बगल में दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करते ही अखिलेश को दे दो, थोड़ा सा बॉर्डर क्रॉस करते ही लालू को दे दो। तो उनको ना मुद्दे से मतलब है ना राजनीति, वो तो खाली ये देख रहे हैं कि भाजपा को हराएगा। तो उस वोट की नींव के ऊपर वोट जोड़ना है इनको, जातियों का गुणा भाग किया और कुछ वोट ले लिया। लेकिन जनाधार पहले जैसा नहीं है, जनाधार हिला हुआ है और विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। मैं कुछ राजनीतिक विश्लेषकों से भी बीजेपी के दिल्ली में भविष्य को लेकर के बात कर रहा था कपिल भाई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कि दिल्ली बीजेपी अगर मेहनत भी कर रही है तो आगामी विधानसभा चुनाव आते आते तक केंद्र की सरकार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी होगी वो चुनौती और बड़ा कर देगी दिल्ली बीजेपी के लिए। नहीं देखिए, केंद्र की सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी दिल्ली में है ही नहीं, वरना हम 7 लोकसभा सीट जीत नहीं रहे होते और बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। 5-5 लाख वोटों से एक सांसद जीत के आ रहे हैं। तो केंद्र के प्रति किसी एंटी इनकम्बेंसी का दिल्ली में कोई प्रभाव मुझे तो दिखाई नहीं दिया, पिछले दोनों चुनाव में दिखाई नहीं दिया और इस बार भी कोई आसार नहीं है। इवन आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के भी नेता से आप बोलो तो वो लोकसभा के लिए सरेंडर की मुद्रा में है कि यहाँ कुछ बचा नहीं है दिल्ली के अंदर। तो केंद्र के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। दिल्ली के साधारण जन मानस प्रधानमंत्री जी के साथ है, प्रधानमंत्री जी के कामों को देखा है और दिल्ली में जिस प्रकार के काम हुए हैं, चाहे वो सड़कों के निर्माण की बात हो या दिल्ली में बाकी दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या G20 का स्वाभिमान हो, दिल्ली ने अपनी आंखों से देखा है और दिल्ली ये भी देख रही है कि केंद्र की कई योजनाएं हमारे तक पहुंच नहीं पा रही। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का कुछ ज़्यादा ही डिटेल में जाने की कोशिश करना कि ये होगा या वो होगा, पिछले दोनों चुनाव में एक खास इक्वेशन केजरीवाल के पक्ष में काम की है, जो कि अगले विधानसभा चुनाव में वैसे इक्वेशन बनने की भी कोई स्थिति नजर नहीं आ रही है।
आप दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं। अब मैं कुमार विश्वास साहब की बात कर रहा था, वो राजनीति से अब दूर हो गए क्योंकि आम आदमी पार्टी में उनका कुछ रहा नहीं। कोशिश उन्होंने शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए भी की, राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से वो आना भी चाह रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया। तो अब वो अपनी कुटिया बना करके और राजनीति से दूर हो गए और वो अब राम भरोसे उनकी गाड़ी चल रही है और राम कथा वाचक राम हो गए भरोसे वो। तो हम सबकी गाड़ी चल रही है। तो मैं यही पूछना चाह रहा था कि आपकी गाड़ी कैसी चल रही है? नहीं, हमारी भी राम भरोसे ही है। बिना राम के किसकी गाड़ी चल सकती है? जो राम को मानता है उसकी गाड़ी भी राम ही चला रहा है, जो राम को नहीं मानता उसकी गाड़ी भी राम ही चला रहा है। बिना राम के किसी की गाड़ी नहीं चल रही। लेकिन मैं कुमार भाई के बारे में ये कह सकता हूँ कि माँ शारदा की साक्षात कृपा उनकी जिह्वा पर है। ये मैं भी मानता हूँ। और उनकी वाणी में एक तेज है जो कि देश सुनता है, लोग सुनते हैं, युवा सुनते हैं। और उसमें साथ में उन्होंने भगवान राम की साधना भी शुरू कर दी, भगवान राम के बारे में चर्चा शुरू कर दी। तो राम से जुड़कर तो बेड़ा पार होना ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपना यथोचित धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन एक धर्म का पालन जिसकी अपेक्षा देश को है उनसे वो ये भी है कि उनके हाथों से लगाई हुई इस विष बेल को खत्म करने का भी कार्य उन्हीं का है, धर्म है उनका। ये धर्म का पालन उनको करना होगा। छोटा छोटा वो कई बार इस तरफ इशारा भी करते हैं, जैसा उन्होंने पंजाब चुनाव में खालिस्तानी संबंधों के बारे में एक थोड़ा सा हिंट दिया। लेकिन मैं ये मानता हूं कि देश को इससे ज़्यादा की अपेक्षा है। देश प्रतीक्षा कर रहा है कि इस प्रकार माँ सरस्वती के आशीर्वाद प्राप्त किया हुआ एक कवि इस स्वधर्म का पालन भी करेगा। और मुझे ये पता है कि जिस दिन वो करेंगे देश उनको सुनेगा। हम सब प्रतीक्षारत हैं अपने इस स्वधर्म का पालन। एक ना एक दिन वो करेंगे, राजनीति के मंच से करें, गैर राजनीतिक मंच से करें, लेकिन ये उनका स्वधर्म है। और मुझे लगता है कि माँ शारदा का कोई भी साधक अपने स्वधर्म से ज़्यादा दिन भागेगा नहीं। हिंदू सनातनी ये एजेंडा ये इस समय सुपीरियर चल रहा है, बड़ी प्रायोरिटी पर है। मैं देख रहा था आपने भी एक ऐप बनाई है जिसमें हिंदुओं के इकोसिस्टम को लेकर आप कुछ बात कर रहे हैं। मैं उसको बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं कर पाया उसका। क्यों ज़रूरत क्यों पड़ रही है? मतलब 70 साल से क्या हिंदू विघटित था? आपको कोई प्रॉब्लम नजर आई जो अब आप एकदम सनातनी और हिंदुत्व की बात करने लगे? प्रॉब्लम कुछ नहीं, पहले हमने नहीं तो थी? प्रॉब्लम अपने दरवाजे पे देखी ना अनुराग जी। हाँ। जब दरवाजे पे आग लगी तो समझ में आया कि खुद ही पानी डालना है। हमने तो दिल्ली का दंगा देखा है, हमने ताहिर हुसैन की छत से चलते हुए पत्थर देखे हैं, हमने IB ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या देखी है, नाले से निकलता हुआ शव देखा है उस वीर नौजवान का, हमने दिलबर नेगी को जिंदा कैसे जलाया गया उसको अपनी आंखों से देखा है। जो दृश्य इजराइल में दिख रहे हैं वो दिल्ली की सड़कों पे देखे गए हैं। कांस्टेबल रतनलाल को किस प्रकार से बुर्का पहनी हुई महिलाओं ने घेर के मारा अपनी आंखों से देखा है। दिनेश खटीक जी की हत्या को अपनी आंखों से देखा है। जलता हुआ पेट्रोल पंप देखा है, जलती हुई दिल्ली देखी है, बंद होती हुई सड़कें देखी हैं। तो ये इसको देखने के बाद भी कैसे चुप रहेंगे? लेकिन ये सब बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पर यमुना पार इलाके में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें आपका भी नाम आया था, कहा गया था भाई आपने भड़काऊ बयान दिया, उसके बाद वहाँ पर इस तरीके की स्थितियाँ पैदा हुई। तो आपको नहीं लगता कि लोहा लोहे को काटता है उसी तरीके से? नहीं, मैं आपको वापस लेके चलता हूँ उसी दिन पर। हाँ, आपका मैं दरवाज़ा सड़क बंद कर दूं, आपके बच्चों का स्कूल जाना बंद कर दूं, आपके माता पिता का अस्पताल जाना बंद कर दूं और आपका काम पे जाना बंद कर दूं। अनुराग भाई, आपका और मेरा घर किसी कुदरती बिरयानी से नहीं चलेगा। ठीक बात है। हम कमाएंगे तो खाएंगे, दुकान जाएंगे तो धंधा होगा, नौकरी करेंगे तो घर चलेगा, बच्चा स्कूल जाएगा तो पढ़ेगा, माँ बाप बीमार है तो अस्पताल। कैसे सड़क बंद कर दोगे आप? लोकतंत्र का सबसे पहला अधिकार है ना सड़क पे चलने का अधिकार। लोकतांत्रिक राइट है, संवैधानिक अधिकार है हर नागरिक का। मेरी सड़क खुली होनी चाहिए, और सड़क खुली होगी तो उसमें हिंदू भी चलेगा, मुसलमान भी चलेगा। मैंने तो केवल अपनी सड़क खोलने की बात की। लेकिन जो दंगे में जो दंगा हुआ उसकी तैयारी क्या ऐसी थी कि मेरे बयान के बाद दंगा हो जाता? छतों पे बम थे, पत्थर थे, बड़ी बड़ी लाठियां थी, लंबे लंबे रस्सों से मुस्तफाबाद के स्कूल के अंदर कूदा गया था। क्या ये मेरे बयान के बाद आ गया? अचानक 5 मिनट में पत्थर इकट्ठे हो गए, बम इकट्ठे हो गए? फिर क्या कपिल मिश्रा की छत से पत्थर मिला गया? कपिल मिश्रा की छत से बम, वो तो ताहिर हुसैन की छत से मिला ना। और इस देश में जो लोग उस समय ताहिर हुसैन को क्लीन चिट दे रहे थे वही लोग आज हमास को क्लीन चिट दे रहे हैं। आप वो पैटर्न देख सकते हैं। तो दिल्ली की सड़कों पे कोई छोटी साजिश नहीं हुई। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया का एलुमनाई, जो कि शाहीन बाग आंदोलन के स्थापना का मुख्य व्यक्ति था, वही अभी पिछले हफ्ते ISIS के साथ मिला हुआ पकड़ा गया, दिल्ली में 26/11 जैसे आतंकवादी हमले की प्लानिंग कर रहा था। तो ये कोई साधारण चीज़ तो नहीं है, वो पूरा घटनाक्रम एक असाधारण था। उसके प्रति चिंता व्यक्त करना, मैं राजनीति में नहीं भी होता तो भी एक नागरिक के नाते चिंता व्यक्त करता, और राजनीति में होने के बाद तो उस चिंता को आंखों से देखकर चुप कैसे रह जाता।
और उस वक्त मुझे ये समझ में आया कि इस देश में आप ही के प्रोफेशनल फील्ड से एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने इस प्रकार का काम किया जो कोई और करता पूरी दुनिया में तो उसका पत्रकारिता का करियर समाप्त हो जाता। शाहरुख पठान नाम का लड़का जब बंदूक लेके पुलिस पे बंदूक तान के खड़ा हुआ, सबको पता था, उसकी फोटो थी, उसका वीडियो था, उसका नाम था मीडिया के पास, लेकिन रात को 9 बजे वो व्यक्ति प्राइम टाइम में आता है और उसका नाम अनुराग मिश्रा बताता है। ये इकोसिस्टम है। एक आदमी बंदूक लेके रोड पे खड़ा है और दूसरा आदमी मीडिया में आके उसका झूठी पहचान बता के माहौल किसी और ही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहा है। हर्ष मंदर की एनजीओ के जो लोग आए मजिस्ट्रेट को लेकर और दरियागंज के थाने को जलाने वालों को छुटाने की जिन्होंने कोशिश की, ये इकोसिस्टम का हिस्सा है। जो बड़े बड़े वकील कोर्ट में खड़े हो, वही वकील ताहिर हुसैन के लिए और उमर खालिद के लिए खड़े हो रहे हैं, वही वकील पीएफआई के लिए खड़े हो रहे हैं, वही वकील सिमी के लिए खड़े होते थे। ये इकोसिस्टम है। तो क्या इसके जवाब में खाली इतना कहना कि दिलबर नेगी की हत्या हुई है उसके परिवार की मदद करने के लिए मैं जाऊंगा, या कन्हैया लाल जी का गर्दन काटा उसके परिवार के साथ खड़े होने के लिए हम जाएंगे, तो ये तो करना ही पड़ेगा। ये तो बेसिक मिनिमम है जो हम लोगों ने किया। और मुझे लगता है कि इसमें भी अगर किसी को फॉल्ट दिखता है तो फिर तो वो ये कह रहा है कि तुम मरते रहो और तुम्हें रोने का भी अधिकार नहीं है। ये स्वीकार नहीं है। नहीं, मैं वही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि कहा यह जाता है कि मोदी जी जब आते हैं तभी हिंदू मुस्लिम होता है। जब तक मोदी जी नहीं थे तब तक देश में 70 इस साल देश से में ऐसा कोई दंगों विवाद का नहीं था। इतिहास देख लीजिए। मैं तो कहता हूं डाटा पे बात होनी चाहिए, आंकड़ों पे बात होनी चाहिए। किसकी सरकारों में दंगे हुए? मेरठ दंगा किसकी सरकार में हुआ? और इस देश में महाराष्ट्र के बड़े बड़े दंगे किसकी सरकारों में हुए? गुजरात में दंगे किसकी सरकारों में होते थे? किसकी सरकार के आने के बाद समाप्त हो गए? और दिल्ली में सरकार बदलती, दिल्ली में जहां 92 में दंगा नहीं हुआ वहां दंगा हो गया। मैं तो कहता हूं आंकड़ों पे बात होनी चाहिए। किसकी सरकारों में? कैसे आज यूपी में दंगा नहीं हो रहा 7 साल से? इस यूपी में तो हर 20 दिन के बाद मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा है, मेरठ में दंगा हो रहा है, बरेली में दंगा हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा अब? किसकी सरकार ने दंगे बंद कर दिए? किसकी सरकार में हिंसा बंद हो? किसकी सरकार में आतंकवादी हमले बंद हो गए? आप बताओ ना। इसी दिल्ली में आप रहते हो अनुराग जी, इसी दिल्ली में मैं रहता हूं। कनॉट प्लेस में हम फटते थे कि नहीं फटते थे? सरोजनी नगर में, लाजपत नगर में, घंटाघर में, चांदनी चौक में दिवाली की शॉपिंग करने अगर बच्चे चले जाए तो माँ बाप को ये नहीं पता होता था कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ये पुणे जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट, मुंबई में चलती हुई ट्रेन में बम ब्लास्ट, आपके हैदराबाद में बम ब्लास्ट, संकट मोचन हनुमान मंदिर काशी में बम ब्लास्ट। और आपकी और हमारी बसों पे लिखा होता था अपनी सीट के नीचे देखिए कोई भी लवारिस वस्तु बम हो सकती है। तो हम अपनी सीट के नहीं, तेरी प्रधानमंत्री की सीट के नीचे क्या लगा हुआ था जो देश में कोई भी लवारिस वस्तु बम हो सकती थी? आज क्यों नहीं हो सकती? आज क्यों नहीं हो सकती कोई भी लवारिस वस्तु बम? केवल राजनीतिक नेतृत्व बदला। चाहे वो आतंकवादी हिंसा हो, चाहे वो सांप्रदायिक हिंसा हो, कागज पे और आंकड़ों पे चर्चा होनी चाहिए कि किसकी सरकारों में दंगे और आतंकवादी हमले होते थे और किसकी सरकार ने बंद कर दिया। केवल सेना वही है, पुलिस वही है, आईबी वही है, इंटेलिजेंस वही है। केवल राजनीतिक एक उंगली से लोगों ने केवल राजनीतिक नेतृत्व बदला है। आज आपके और हमारे बच्चे दिवाली की शॉपिंग करने जाते हैं तो हमें यह डर नहीं लगता है कि कोई भी लवारिस वस्तु बम हो सकती है। ये अच्छी बात कही आपने। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि आप दिल्ली देखते हैं, तो आंकड़े तो केजरीवाल जी भी दिखाते हैं। उनका भी कहना है कि भाई आपने उनको कोई अधिकार ही नहीं दिया, उनकी पूर्ण राज्य की मांग थी वो पूरी नहीं हो सकती, आपने उनसे ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार छीन लिए संसद में बिल ला करके। तो अब उनके पास ऐसा रहा क्या जो वो कर सकते हो? फिर आप कह कुछ नहीं रहा तो कुर्सी छोड़ दे। मैं तो पूछता हूँ भाई, वो कुर्सी तो छोड़ दे, लड़ाई नहीं छोड़ेंगे ना वो। नहीं लड़े ना, कुर्सी छोड़ दे ना, शीश महल छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे। ये राघव चड्ढा ये जनता के लिए काम कर रहे हैं जो परिलोक की शादी हो रही है, या जो बॉडीगार्ड चल रहे हैं 100 बॉडीगार्ड राघव चड्ढा के। सबने देखा ना वीडियो, 100 बॉडीगार्ड। ये जनता के लिए चल रहे हैं 100 बॉडीगार्ड। आप तो कहते थे नेताओं के बॉडीगार्ड हटा के ये समाज की रक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तुम्हारा राज्यसभा का सांसद 100 बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं। तुम खुद शीश महल में रह रहे हो। शीश महल बनाने के लिए पूरी सत्ता है और जनता का काम कराने के लिए आपके पास अधिकार नहीं है। शराब के ठेके खोलने के लिए आपके पास अधिकार है, लेकिन जनता का, आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को दिल्ली की सरकार में नौकरी मिल गई। किसी की 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह, किसी की 2.5 लाख, किसी तो विधायक की पत्नी की 2.5 लाख रुपए तनख्वाह दिल्ली की सरकार से जा रही है। उसके लिए आपके पास अधिकार है। अरविंद केजरीवाल के घर पे खड़ा होने वाला बाउंसर वो दिल्ली की सरकार से 80,000 रुपए की तनख्वाह रह रहा है किसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट बन के। उसके लिए आपके पास सारे अधिकार है। लेकिन कोई झुग्गी बस्ती का आदमी जाएगा कि मेरे लिए कोई काम करा दो, तो बोलेंगे मोदी जी ने अधिकार छीन लिए, हमें एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा। तुम्हारे शीश महल के लिए एलजी ने नहीं रोका, तब मोदी जी ने नहीं रोका, लेकिन मैं अपने गली में पानी का कनेक्शन लगवाने जाऊंगा तो मोदी जी ने रोका हुआ है। ये बेशर्मी है और ये झूठ है। और मैं ये कहता हूं अरविंद केजरीवाल को कि अगर तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है तो मुख्यमंत्री की सैलरी क्यों ले रहे हो? मुख्यमंत्री के घर में क्यों रह रहे हो?
तो फिर तो इससे बड़ा तो निंदनीय कोई कार्य नहीं हो सकता कि आपके पास काम कुछ नहीं है और आप आराम पूरा ले रहे हो। फिर तो आपको पहले दिन छोड़ देना चाहिए था कि यहाँ पर मैं खाली पैसे लेने नहीं आया, खाली कुर्सी बैठने नहीं आया, यहाँ मेरे पास कोई अधिकार नहीं, मैं सड़कों पे पहले अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। दूसरी बात, पढ़ा लिखा आदमी है ना, क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो सीईओ वाली पावर मिलेगी क्या? पढ़ा लिखा आदमी है, जॉब में अप्लाई करने से पहले बंदे को पता होता है कि इस जॉब में कितनी पावर है, किस जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मैं क्लर्क का इंटरव्यू देने जाऊंगा तो क्लर्क का इंटरव्यू देके ये नहीं बोलूंगा कि मेरे दिल्ली की क्या पावर है, कागज पे लिखी हुई है। दिल्ली यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ एक असेंबली है, पूर्ण राज्य नहीं है, मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल को पता नहीं था कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं? कहां पे बायोडाटा दिया है, किस चीज का इंटरव्यू दे रहे हैं? कुर्सी पे बैठने के बाद ज्यादा अधिकार चाहिए तो ज्यादा वाले के लिए अप्लाई किया होता। अप्लाई कहीं और किया है, अधिकार कुछ और मांग रहे हो, इसका मतलब ब्लैकमेलर हो, इसका मतलब फ्रॉड हो, इसका मतलब झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब काम नहीं करना चाहते। क्योंकि आपकी शिक्षा ये बताती है कि इतनी समझ तो आपको थी कि आपने कौन सी कुर्सी के लिए अप्लाई किया है, किसके लिए आपने वोट लिया है, उस कुर्सी की पावर कितनी है, उस कुर्सी में क्या किया जा सकता है। काश आपने शीला दीक्षित जी ने किया इस दिल्ली के अंदर। हम उनके खिलाफ लड़े हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन सम्मान है उनके लिए। सड़क पर लड़ाई नहीं आई है, साप सिंह वर्मा जी के समय सड़क पे लड़ाई नहीं आई, खुराना जी के समय सड़क पे लड़ाई नहीं आई, सुषमा जी के समय सड़क पे लड़ाई नहीं आई, और उनमें से किसी ने ये शीश महल खड़ा नहीं किया। अधिकार तो इतने ही थे ना। वो तो कहते मैंने रिनोवेशन करवाया, इसमें अगर सरकारी मकान में कोई दिक्कत गूगल मैप देख लो, आप देख लो गूगल मैप में, आपको बोलता हूं जो पहले बंगला था जिसके रिनोवेशन का टेंडर किया गया, वो बंगला तो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता, खाली है वो जमीन, पार्किंग है वहां पर, उसके पीछे नया बंगला बना है जिसका कोई टेंडर नहीं है, जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और दूसरी बात, ऐसे कौन सा रिनोवेशन था जिसके लिए विदेशों से मार्बल मंगाना पड़ा? कौन सी चूती हुई छत 10 लाख के पर्दे से ठीक होती है, या 10 लाख का टीवी, या 16 लाख रुपए की टॉयलेट की सीट? मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं होगी इतने रुपए की जितने की उसके घर में टॉयलेट की सीट लगी हुई है। क्यों क्यों कहां? ये वही केजरीवाल है ना जो जनसभा में खड़े होकर कहता था कि शीला के घर में 16 एसी लगे हुए हैं। इन्हीं केजरीवाल ने ये भी कहा था कि इस कुर्सी में कोई दिक्कत है, जो इस पे बैठता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। मुझे लगता है कुर्सी में दिक्कत नहीं है, बंदे में दिक्कत है, और बंदे ने अपने प्लान जनता के सामने रख दिया था। क्योंकि ये किसी भी रूप में आप उस शीश महल को जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों चाहिए था केजरीवाल को? उनकी धर्मपत्नी जा रही है शॉपिंग करने के लिए, कौन सा सोफा लगाया जाएगा, कौन सा पर्दा लगाया जाएगा? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए आप दिल्ली के। और कोरोना के काल में आप ये काम कर रहे हो। जिस वक्त दिल्ली को दवाई चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी, तुम अपना शीश महल बना रहे थे और बाहर खड़े होकर चिल्ला रहे थे कि दवाई खत्म हो गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई है। तुम्हारा ईंट और ये सीमेंट खत्म नहीं हुआ शीश महल का, जो तुमने खड़ा कर दिया वहां पे महल। और मैं फिर कहता हूं, अगर छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो खोलो ना दरवाजे, दिखाओ मीडिया को। क्या मीडिया अंदर जा पाया आज तक? नहीं। कोई कैमरा अंदर जा पाया आज तक? जो आदमी कहता था कि विधानसभा भी पार्क में लगाऊंगा, वो अपना मुख्यमंत्री का सरकारी घर दिखाने के लिए तैयार नहीं है। खोले ना दरवाजे, खोले दरवाजे। चुनौती देता हूं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं कि अरविंद केजरीवाल मीडिया का कैमरा या जनता का कोई भी कैमरा एक बार अंदर जाने दे। जिस दिन कैमरा अंदर चला गया उस दिन केजरीवाल के भ्रष्टाचार का नंगा नाच दिल्ली और देश की जनता के सामने आ जाएगा। अनुराग भाई, तो बीजेपी को यही संतुष्टि है, यही सेटिस्फेक्शन है कि केजरीवाल अपनी लड़ाई खुद हार रहे हैं तो बीजेपी जीत जाएगी, या वाकई में दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी कुछ कर भी रही है? नहीं, दिल्ली की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी हर तरह से सड़क पर भी है, आंदोलनरत भी है, कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है, और समस्याओं के समाधान के लिए भी काम कर रही है। जो एक राजनीतिक दल को करना चाहिए, अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाना ये दिल्ली का किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। क्योंकि ये केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये केवल वोट की लड़ाई नहीं है, ये केवल सरकार की लड़ाई नहीं है। ये देश की राजधानी किस तरह के लोगों के द्वारा चलाई जाएगी, कौन से लोग इस राजधानी का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनका भाषा, उनकी बोलचाल, उनकी नीयत, उनकी पॉलिसी क्या होगी, इस चीज़ की लड़ाई है। और मुझे लगता है कि दिल्ली का कोई भी व्यक्ति वोट किसी को भी दे रहा हो, लेकिन ये बात जरूर अपने दिल पे बोलेगा कि ये व्यक्ति मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है। इनकी भाषा, इनका व्यवहार, इनका कर्म, इनका जो भी कुछ इस वक्त का एटीट्यूड है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के योग्य नहीं है, और उनको इस योग्यता के ऊपर काम करना चाहिए था। मैं आईआईटी के कई अलुमनाई से मिलता हूँ, वो शर्मिंदा है कि ऐसा आदमी आईआईटी से निकला हुआ है। रिटायर्ड आईआरएस ऑफिसर शर्मिंदा है। कौन से आईआरएस में और कौन सी आईआईटी में इस तरह की भाषा की और बदतमीजी की ट्रेनिंग दी जाती थी? कहाँ ये कहा जाता था कि काम आए तो कोई काम ही मत लो, कोई फाइल ही साइन मत करो, कोई डिपार्टमेंट ही मत लो, खाली घूमो और गालियां बको? कहाँ पे सिखाया गया था? ये शर्मिंदा है। दिल्ली का पढ़ा लिखा वर्ग शर्मिंदा है, दिल्ली का संभ्रांत वर्ग शर्मिंदा है, दिल्ली से जो भी जुड़ा हुआ महसूस करता है वो आज शर्मिंदा है। अच्छा, आप ये भरोसा दिलाते हैं दिल्ली वालों को कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो यमुना साफ हो जाएगी? केजरीवाल ने तो हज़ारों करोड़ खर्च कर दिया, और अभी भी मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि अगली छठ पर मैं यमुना के अंदर खड़ा होकर के दिखाऊंगा
डुबकी लगाऊंगा यमुना में। नहीं, मैं दिल्ली, हमारे पास तो प्लान है, अरविंद केजरीवाल की टेबल पे रखा है प्लान, मैं रख के आया था अपने हाथ से। 2 साल में यमुना टर्न अराउंड का प्लान मैं रख के आया था। लेकिन उसके लिए आपको यमुना में गिरते हुए नालों को रोकना होगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे, लोगों को नदी से जोड़ना होगा। जितने रुपए अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई के नाम पर खर्च कर दिए, उतने रुपए की बिस्लेरी खरीद के भी डाल दी होती तो यमुना में साफ पानी बह रहा होता। तो फिर क्या हुआ इसमें? वही वो हुआ 1000 करोड़ कहाँ गए फिर? शीश महल में। अच्छा, आपको आप इनकी लाइफ स्टाइल देख लीजिए, इनके नेताओं की, आपको पता लग जाएगा पैसा कहाँ गया। इनके घर देख लीजिए, इनके रिश्तेदारों के घर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा पैसा कहाँ गया। लेकिन यमुना तो वही है, वजीराबाद से नीचे वही बदबू है और वही गंदगी है और वही झाग में माता बहनें छठी मैया का अर्घ देने के लिए आती हैं और वही आंसू हर साल हम लोग रोते हैं। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये संभव नहीं है। व्यक्तिगत तौर पे मैंने यमुना नदी के मुद्दे के ऊपर लगभग 15 साल काम किया है। दिल्ली से लेकर आगरा तक यमुना के किनारे के एक एक गाँव में मैं व्यक्तिगत गया हुआ हूँ, उसका स्टडी किया, उसकी रिसर्च रिपोर्ट बनाई है, कहाँ पे यमुना का बहाव कैसा है, कहाँ पे यमुना में किस लेवल पे ऑक्सीजन है, कहाँ पे यमुना में मछली और कछुए मिल सकते हैं, कहाँ पे नहीं मिल सकते हैं, इसका समाधान क्या है, इसके ऊपर काम किया है। मनोज मिश्रा जी आज हमारे बीच में नहीं है, उनके काम को मैंने नज़दीकी से देखा है, उनकी बातों को सुना है, उनके साथ कुछ वर्ष रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि दिल्ली में यमुना को स्वच्छ करना, निर्मल करना, कम से कम स्नान योग्य बनाना, पीने योग्य ना भी बने, ये असंभव कार्य नहीं है। लेकिन इसके लिए ईमानदारी चाहिए। किसी भी समाज की नदियाँ उसकी राजनीति का दर्पण होती है। बिल्कुल। राजनीति गंदी होगी तो नदी गंदी होगी, और राजनीति साफ होगी तो नदी साफ होगी। अहमदाबाद की साबरमती को देख लीजिए और दिल्ली की यमुना को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि राजनीति साफ होती है तो नदी कैसी होती है, और राजनीति गंदी होती है तो नदी कैसी होती है। मैं अब आपको पहले भी सुनता आया हूं और अब भी सुन रहा हूं, मुझे लगता नहीं कि राजनीति से अच्छा कोई आपका भविष्य हो सकता था। लेकिन अभी आपने कहा अगर मैं राजनीति में नहीं भी होता तो भी इन मुद्दों पर मैं चिंतित रहता। तो राजनीति में नहीं होते कपिल मिश्रा तो क्या मैं होते? आंदोलनकारी होता। आंदोलनकारी होते। मैं आंदोलनकारी ही हूँ। आई एम एन एक्टिविस्ट बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट। मेरा डिफॉल्ट मोड एक्टिविस्ट का है, किसी न किसी विषय पर लड़ जाना, बढ़ जाना, उसको कंक्लूजन तक पहुंचाने की कोशिश करना, उसके विषय में आवाज उठाना। आज सौभाग्य से हम लोगों के पास इस देश में एक ऐसा नेतृत्व है जो कि क्रिएटिव पॉजिटिव आंदोलन के रूप में है। जैसे कि दुनिया भर में गंदगी की बात होती थी भारत में, लेकिन आज स्वच्छता का एक आंदोलन बन गया। तो स्वच्छता का आंदोलन बना तो 11 करोड़ टॉयलेट शौचालय बन के तैयार हो गए। पानी, जल से नल नहीं मिलता, इसके लिए लोग लड़ते थे, सामाजिक आंदोलन होते थे। जल से नल का एक पॉजिटिव आंदोलन सरकार ने डिलीवर करके दिया 10 करोड़ परिवारों में। तो जिन जिन विषयों पर सड़कों पर उतर के लड़ना पड़ता था, उन विषयों पर आज सरकार डिलीवर कर रही है। पानी के विषय पे, राशन के विषय पे, नदियों के विषय पे, सड़कों के विषय पे, हाईवे के विषय पे, कनेक्टिविटी पे, डिजिटल ट्रांसपेरेंसी के, जैसे भ्रष्टाचार की बात होती थी इस देश में, एक प्रधानमंत्री ऐसा तो लाल किले से कहता था 100 रुपये भेजता हूँ 15 रुपये जाता है। तो 100 रुपये भेजता है, 15 रुपये जाता है, तो बीच का पैसा क्या तेरा बाप खाता है? आज क्यों नहीं हो रहा ये? आज क्यों नहीं हो रहा? आज 2000 रुपये प्रधानमंत्री जी एक बटन दबाते हैं, जिस किसान के खाते में जाना है पूरा 2000 रुपये पहुंच जाता है। तो इन्हीं विषयों पे तो आंदोलन होते थे। लेकिन वो 2000 रुपये की वैल्यू है तो 15 रुपये की जैसी सिलेंडर इतना महंगा हो गया। नहीं, जिसके लिए 15 रुपये की वैल्यू है वो आप कह सकते होगे, लेकिन वो किसान नहीं कह रहा है 15 रुपये के बराबर है। आपको ये देखना होगा कि किसके पास जा रहा है, और उसके लिए 15 रुपये से 2000 रुपये की वैल्यू उसको मालूम है अनुराग भाई, और इसीलिए उसको मालूम है कि उसके पास क्या आ रहा है, इसकी कीमत क्या है। उस राशन की वैल्यू उसको मालूम है, वो उज्ज्वला के कनेक्शन की कीमत उसको मालूम है, जिसने अपनी माँ को खांसते हुए देखा होगा। शौचालय की कीमत उसको मालूम है, जिसकी धर्मपत्नी अगर बीमार भी है तो भी शाम के अंधेरे होने का वेट करेगी कि 4 बहनें साथ में जाएंगी तो शौचालय के लिए जंगल जा पाऊंगी, वरना नहीं जा पाऊँ। उसको शौचालय की कीमत मालूम है, सड़कों की कीमत उनको मालूम है, जिनके चलती हुई गाड़ियों में कभी किसी की पत्नी गिरी होगी, किसी की गर्भवती पत्नी गिर गई होगी, किसी को अस्पताल जाने के लिए गाड़ी नहीं मिली होगी, उनको उन सड़कों, तो लोगों को उन चीज़ों की कीमत मालूम है। और इसीलिए भारत का जनमानस चट्टान की तरह प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। अब सवाल ये कि प्रधानमंत्री जी कब तक खड़े हैं, क्योंकि अब अगले टेन्योर में प्रधानमंत्री को वो सब करना है जो उन्होंने इन 10 सालों में नहीं किया, यानी कि हिंदुओं को संगठित, जिस तरीके से आप बात करते हैं। मैंने कई विश्लेषकों से भी पूछा कि मोदी जी ये काम क्यों नहीं कर पाए या क्या इसकी आवश्यकता थी। मैंने आपके ऐप पर भी आपसे पूछना चाहा कि आपने जो ऐप बनाया है हिंदू इकोप के ऊपर, वो क्या कहता है, ऐसी क्या आवश्यकता है जो आप लोग हिंदुओं को संगठित कर रहे हैं? नहीं, मैं तो आपको बताता हूं, क्या आप असुरक्षित हैं? ऐसा भी नहीं।
नहीं, ऐसा भी नहीं है, कहना तो बहुत ही आसान है। अच्छा, है ना। तो अगर अफगानिस्तान में नहीं बचे, जहाँ पाकिस्तान रावलपिंडी में नहीं बचे, कराची में नहीं बचे, ढाका में नहीं बचे, लाहौर में नहीं तो बचे, वहाँ बहुसंख्यक नहीं थे भी वहाँ नहीं नहीं बहुसंख्यक क्यों नहीं थे? हाँ। 1947 से पहले नहीं थे क्या? 1935 में नहीं थे क्या? भगत सिंह कहाँ पे थे? हम्म, ये बहुसंख्यक थे नहीं, आज नहीं है, हम्म, आज नहीं है। ढाका में माँ जगदम्बा की, दुर्गा की पूजा होती थी, हम्म, जुलूस निकलते थे रामनवमी के। तो रावलपिंडी में, कराची में भगवान शिव के बड़े बड़े मंदिर होते थे। ये नहीं कह सकते कि हम थे नहीं, आज नहीं है। लेकिन मैं फिर भी आपकी बात पे आता हूँ। मैं मान लिया कि विभाजन हो गया, आज का दौर अलग है, और मैं ये कह भी नहीं रहा कि असुरक्षित है, असुरक्षित है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमने तो कोई ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी संगठन का काम किया ही नहीं। हमने तो ये कहा कि जो पीड़ित है उसके परिवार की मदद के लिए इकट्ठे होंगे। इससे किसी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? क्या दर्द हो रहा है? ना हमने किसी धर्म का नाम लिया, ना हमने किसी के खिलाफ। हमने ये बोला कि नहीं, लाल जी की हत्या होगी तो उसके परिवार की मदद करने के लिए हम इकट्ठे होंगे। क्या प्रॉब्लम है? उमेश कोहली जी के परिवार की मदद करी, क्या प्रॉब्लम है? प्रवीण निट्टारू जी के परिवार के साथ खड़े हुए, क्या प्रॉब्लम है? दुमका में अंकिता के घर परिवार के साथ खड़े हुए, क्या प्रॉब्लम है? दिल्ली में रिंकू के परिवार के साथ खड़े हुए, क्या प्रॉब्लम है? राहुल राजपूत के परिवार के साथ खड़े, क्या प्रॉब्लम क्या है? दिलबर नेगी के घर में चला गया राखी मनाने, क्या प्रॉब्लम है? किसी के पेट पे लात मार रहे हैं क्या? लेकिन दुकानें बंद हो रही हैं इनकी, उसके कारण ये। वरना इसमें किसी धर्म के खिलाफ कुछ बोला क्या? अपनी सड़क खुलवाने को बोला तो किसी के धर्म के खिलाफ बोला? किसी का धर्म सड़क से जुड़ कैसे गया? बंद सड़कों से धर्म को जोड़ कैसे लिया गया? तो मेरे को ये लगता है कि जबरदस्ती शांतिपूर्ण कार्यों को, जिन कार्यों को करने की सराहना होनी चाहिए, उसको भी आप कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है इस देश का एक वर्ग। और वही वर्ग पत्थरबाजी को भी जस्टिफाई कर रहा है, आतंकवादी हमले को भी जस्टिफाई कर रहा है, और बुरहान वानी के माता पिता का प्रोफाइल बता रहा है कि कौन टीचर का बेटा था, कौन मास्टर का बेटा था, कौन डॉक्टर का बेटा था। तो ये दो तराजू तो चलेंगे नहीं, इस देश में चलने नहीं दिए जाएंगे। अच्छा, चलिए अब अंत में आपसे एक आध दो सवाल और पूछता हूँ। आपने बड़ा व्यस्त समय में से समय दिया है, पूरा आप एकदम इस समय जलवागर हैं चुनाव को लेकर के। तो चुनाव पर आते हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या कहता है कपिल मिश्रा का? तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं तीनों जगह स्वयं होकर आया हूँ। क्या बात कर रहे हैं? तीनों जगह स्वयं होकर आया हूँ। आपके चैनल पे कह रहा हूँ 3 दिसंबर को आई थिंक रिजल्ट आना है। 3 दिसंबर को दोबारा मिल लेंगे। पर मध्य प्रदेश में तो कह रहे हैं कि इस बार कमल नहीं, कमलनाथ है। नहीं, कमलनाथ कौन कह रहा है? कांग्रेसी इकोसिस्टम कह रहा है। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि जनता ने तो पसंद हमें ही किया था, ये तो बीजेपी की हॉर्स ट्रेडिंग ने हमारी सरकार पसंद किया था। मैं तो मान लिया पसंद किया था। 1.5 साल में आपने अपने रंग दिखा दिए। 1.5 साल में मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार में तबादला उद्योग के अलावा कोई उद्योग ही नहीं चला। कमलनाथ ने अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी में छत्रपति शिवाजी के स्टैचू के ऊपर बुलडोजर चला दिया। आज हिंदू हिंदू बनके घूम रहे हैं। मैं कह रहा हूं, आपने छत्रपति शिवाजी के स्टैचू के ऊपर बुलडोजर चलाने के बाद आप कौन से हिंदू? महाकाल की सवारी के ऊपर जिहादियों ने थूका, कमलनाथ जी ने एक बयान नहीं दिया, कौन से हिंदू? दामोह में स्कूल के अंदर धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला कांग्रेस पार्टी ने, कौन से हिंदू? और कल दिग्विजय सिंह ने पीएफआई को बचाने की बेशर्म कोशिश की। ये वही दिग्विजय सिंह जो आज पीएफआई का समर्थन कर रहे हैं, वो आज से कुछ साल पहले कसाब को क्लीन चिट देने का पाप कर रहे थे। मैं पूछता हूं ना, कमलनाथ जी आप दिग्विजय के साथ हो, पीएफआई के साथ हो, या मध्य प्रदेश की जनता के साथ हो? मध्य प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से समझती है, और इसीलिए मैं आपको कह सकता हूं। और मैं इतने डिटेल में बता इसलिए पा रहा हूं कि मैं देवास गया हूं, मैं इंदौर गया हूं, मैं खरगोन गया हूं, मैं भोपाल गया हूं, मैं ग्वालियर गया हूं, मैं सारा मध्य प्रदेश में गया हूं, और पिछले 6 महीने में गया हूं। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता कहां से निकला था मध्य प्रदेश 2003 में? आपको पता है क्या था? 2003 में लाइट नहीं थी, गड्ढे थे, बीमारू राज्य। किताब में, टेक्स्ट बुक में आपने भी पढ़ा होगा और हमने भी पढ़ा होगा, बीमारू राज्य लिखा होता था। आज कह सकता है किसी की औकात है कि बीमारू राज्य? जिस मध्य प्रदेश को अनुराग भाई सिमी के अड्डों के लिए जाना जाता था, आज उस मध्य प्रदेश से भारत की पहली महिला फाइटर पायलट निकल रही है रीवा से, अवनी चतुर्वेदी। वहां से लेकर यहां तक की यात्रा की है मध्य प्रदेश ने मामा की सरकार में, और मोदी का मैजिक साथ में दिखाई दिया है। आज वहां पे 22,000 युवा पंचायत सिस्टम के अंदर जुड़ चुके हैं, पंचायत सिस्टम से चुनकर आए हैं वहां पर। यह मध्य प्रदेश ने परिवर्तन देखा है। मध्य प्रदेश आज हाईवे के लिए जाना जा रहा है, मध्य प्रदेश आज टूरिज्म के लिए जाना जा रहा है। ये कोई कल्पना कर सकता था दिग्विजय वाले मध्य प्रदेश में? और कमलनाथ के मध्य प्रदेश में 1.5 साल का ट्रेलर मध्य प्रदेश की जनता को डराने के लिए बहुत था। 5 साल कैसे कटेंगे, जनता परेशान थी, और इसीलिए उनकी पार्टी टूटी है। और इस बार मध्य प्रदेश को मालूम है कि उनको अंधकार की तरफ जाना है कि प्रकाश की तरफ जाना है, और इसीलिए मैं आपके साथ, आपके ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, वापसी करने जा रही है, सरकार बनाने। मामा जी ही कायम रहेंगे। मामा जी हैं, मामा जी हैं हमारे मुख्यमंत्री, और और भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की कमी भी नहीं है। मतलब चेंज हो सकता है, नेतृत्व की कमी भी नहीं। मेरे को क्या मालूम कि चेंज हो सकता है नहीं हो सकता। मैंने तो आपको जनता की पीड़ा समझाई, क्योंकि अपनी आंखों से सुनी है, जनता की भावना बताई, अपनी आंखों से सुनी है। और मामा की सरकार एक
अद्भुत कार्य के लिए जानी जाती है। राजस्थान में कौन चेहरा होगा, क्योंकि वहां तो चेहरा अगर आप नहीं बताएंगे तब तक तो आप चुनाव नहीं, अशोक गहलोत कोई चेहरा है ही नहीं, तो उनके सामने चेहरे की चुनौती देने का कोई मतलब ही नहीं आया। अशोक गहलोत चेहरा नहीं है, अशोक गहलोत के चेहरे पे पार्टी जीत के नहीं आई है। तब पिछली बार इन्होंने एक दूसरा चेहरा सामने सचिन किया, पायलट बोतल में चेहरा कुछ और दिखाया और सामने कुर्सी पे किसी और को बिठाया। चेहरा अशोक गहलोत का नहीं था चुनाव में। और अब की बार शेखावत जी अशोक गहलोत को उनके घर के अंदर हराएंगे इस बार। अच्छा, ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। राजस्थान में 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी क्रॉस करेगी, क्योंकि राजस्थान ने अभी जो देखा, आपने एक एक्सीडेंट में 50 लाख रुपए दे दिया खाली धर्म के कारण। खाली धर्म के कारण आपने 50 लाख रुपए दे दिया, ये भी नहीं देखा कि यह घटना क्या हुई है। और बाकी मामलों में हम पूछते रह गए कि गहलोत की सरकार परिवार के साथ खड़ी कब होगी। जो मुख्यमंत्री धर्म देख के ये तय करता है कि किसी परिवार को राहत देनी है कि नहीं देनी है, उस मुख्यमंत्री को राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली है। मैं करौली होके आया था, मैं उदयपुर होके आया था, मैं जयपुर गया, मैं जोधपुर गया। वहां पर मैं आपको बता सकता हूं, इस सरकार ने तुष्टीकरण का ऐसा अंधा नाच कि आपके रामनवमी पे जुलूस पे बैन, लाउड स्पीकर पे बैन, और अगले दिन दूसरा त्यौहार आता है तो सरकार दरी की तरह बिछी हुई है सड़क पे कि अशोक गहलोत खुद ही दरी बन के लेट ना जाएं और उनके ऊपर से ही जाएं दुआ करने के लिए लोग। ये राजस्थान की सरकार का काला चेहरा पूरे राजस्थान के युवाओं ने देखा है। परीक्षा के पेपर लीक राजस्थान के लोगों ने देखा है कि आपके मंत्री, और उसके बाद लाल डायरी, हमने तो नहीं कहा ना, हमने तो नहीं कहा। तो ये जो बंदर बाट चल रही है, ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो सत्ता के लिए लात टपकाते हुए घूमते हुए कांग्रेसी और तुष्टीकरण में अंधा नेतृत्व, मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश, राजस्थान की जनता इसको भूल पाएगी। और राजस्थान ऐतिहासिक जनादेश भारतीय जनता पार्टी के लिए देने जा रहे हैं। चलिए, राज्यों में आपने भारतीय जनता पार्टी की घोषणा कर दी कि भाई दिल्ली में भी हम आएंगे, छत्तीसगढ़ में भी हम आएंगे, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी। केंद्र में क्या होगा 2024 में? इंडिया आ गया है, इंडी गठबंधन कह देता हूं आपकी संतुष्टि के लिए। नहीं, मेरी संतुष्टि क्या है, यही I.N.D.I अलायंस, तो इंडी अलायंस, तो इंडी गठबंधन ही हुआ। अब मैं आपको बीजेपी पार्टी कहने लगे। नहीं, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक कुम्हार का गधा काम नहीं करता था, पड़ा रहता था, धक्के मारने पे भी काम नहीं करता था। किसी ने कहा इसके ऊपर H.O.R.S.E लिख दे, तो लिखने से गधा काम थोड़ी करने लगेगा। गधा तो गधा ही है, गधे के ऊपर हॉर्स लिख दोगे तो गधा घोड़ा थोड़ी बन जाएगा। ये तो इनको नाम बदलना पड़ा, क्योंकि यूपीए के पाप जनता भूली नहीं थी। तो पूरे अलायंस को आप गधा कह रहे हैं? पूरा अलायंस एक लाइन में आपको बता देता हूं, ये है बच्चा बचाओ गठबंधन। बच्चा कौन है? मुलायम का बच्चा बचाओ, लालू का बच्चा बचाओ, ये अब्दुल्ला का बच्चा बचाओ, मुफ्ती मोहम्मद सईद का बच्चा बचाओ, ठाकरे का बच्चा बचाओ, पवार का बच्चा बचाओ, सोनिया का बच्चा बचाओ। खाली एक इस पूरे गठबंधन, इंडी गठबंधन, कपिल मिश्रा से कपिल शर्मा होते जा रहे हैं आप। इंडी गठबंधन का एक लाइन में एग्जाम्पल है, आप इसको बता दो। इसमें ये चाहे ओबीसी की बात करे, दलित की बात करे, आदिवासी की बात करे, किसी की बात करे, अल्टीमेट इनका केवल एक ही एजेंडा है, बच्चा बचाओ गठबंधन। इसके अलावा, और ये खाली अपने बच्चों को बचाने के लिए। सोनिया का बच्चा बचे, लालू का बच्चा बचे, मुलायम का बच्चा बचे, पवार का बच्चा बचे, करुणानिधि का बच्चा बचे, ठाकरे का बच्चा बचे, अब्दुल्ला का बच्चा बचे, बादल का बच्चा बचे, मुफ्ती मोहम्मद से, इसके लिए इन्होंने ये सारे इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आपका और हमारा बच्चा बचे, इसके लिए भारत की जनता को पता है किसके साथ खड़ा होना है, और उसी की ये लड़ाई है 2024 की, कि इनके बच्चों के लिए या देश के बच्चों के लिए। और इसी जनादेश को आप कागज पे देखेंगे 2024 के चुनाव के बाद। चलिए कपिल जी, और कपिल जी खुद को कहाँ देख रहे हैं वैसे अगले 5 सालों में? मैं दिल्ली के मुद्दों के ऊपर संघर्ष कर रहा हूँ, और असाधारण आशीर्वाद लोगों से पूरे देश में मिला है, युवाओं से मिला है। और मेरा ये मानना है कि जिन कुछ परिवारों की हम मदद कर पाए हैं, अगर ऐसे ही कुछ और परिवारों को हम मजबूत कर पाए अगले 5 सालों में, तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगा। तो हम देख सकते हैं कपिल मिश्रा दिल्ली के सीएम बने हुए, ऐसे कुछ तस्वीर बन रही है? मेरे को तो नहीं बनती हुई दिखाई दे रही, मैं इस दिशा में सोच भी नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर संकल्पित हूँ। इस मुख्यमंत्री को उखाड़ के फेंकना है, उसके लिए डबल संकल्पित हूँ, है ना। जैसे कहते हैं कि अवश्य शिखा खोल के संकल्प लेके निकला हुआ, वो हूँ। तो इन 2 संकल्पों को पूरा करेंगे, और इस भ्रष्टाचारी को दिल्ली से उखाड़ के फेंक देंगे। और जो भी बैठेगा, कोई सुयोग्य व्यक्ति बैठेगा, दिल्ली से जुड़ा हुआ व्यक्ति बैठेगा, दिल्ली को समझने वाला व्यक्ति बैठेगा, और दिल्ली भी जिस रास्ते पे देश जा रहा है, उस रास्ते पे दिल्ली जाए, इसी कामना के साथ हम लोग काम करें। दिल्ली से जुड़ा हुआ व्यक्ति बैठेगा, ये कहकर आपने कईयों के पत्ते काट दिए? नहीं, किसी का भी पत्ता नहीं कटा, क्योंकि राजधानी से तो पूरा देश ही जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक्चुअली में कोई पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रहा, मैं बहुत भावना से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ना इस शहर में पला हूँ, बड़ा हूँ, इसी शहर के स्कूलों में रहा हूँ, इसी गलियों में घूमा हूँ। ये शहर फंस गया है अनुराग भाई, ट्रैप हो गया है।
जहाँ ये जाना चाहिए था वहाँ पहुँचा नहीं है। देश की राजधानी जिस रूप में दिखनी चाहिए थी दिख नहीं रही है। हम पीड़ित हैं। राजनीति के परे जाकर भी दिल्ली वाला होने के नाते एक पीड़ा का भाव है। वो पीड़ा मैंने आपके सामने रखी। इसका कोई राजनीतिक निहितार्थ है ही नहीं। चलिए, फिर भी मैं आपको द बिग बेंच की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत देता हूं बहुत कपिल आभार, भाई। थैंक यू। आपका राजनीतिक भविष्य, पारिवारिक भविष्य सब कुछ बहुत अच्छा हो, Thank you। यही हमारी तरफ से शुभकामना है। आपने बहुत अच्छे से बातचीत की और बहुत अच्छे से हमारे सवालों का जवाब दिया। मैं आपसे यही अपेक्षा भी कर रहा था और बहुत बहुत एक बार फिर आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत शुभकामनाएं। तो द बिग बेंच पर कपिल मिश्रा, द कपिल मिश्रा कह देता हूँ, जो कह दो द कपिल मिश्रा हमारे साथ मेहमान थे और आपने देखा किस बेबाकी के साथ तो उन्होंने मोर्चा खोला हुआ है दिल्ली सरकार यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और वो कहते हैं कि जब तक इनकी सरकार में गिरा नहीं दूंगा, हटा नहीं दूंगा, केजरीवाल को जेल भेज नहीं दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। बहरहाल, हम अपने वादे के मुताबिक द बिग बेंच में, द बिग डायलॉग में ऐसे ही मेहमानों के साथ आपका रूबरू परिचय कराते रहेंगे और उनकी बेबाकी से आपका इत्तेफाक कराते रहेंगे। फिलहाल जब तक हम अगले मेहमान के साथ हाजिर नहीं होते तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।